ओके, सो वी वर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी एंड मैंने दिखाया था तुम लोग लास्ट डे कि कैसे हम लोग 7 कॉइन्स का बात कर रहे थे और बॉल्स का बात कर रहे थे और कैसे सॉल्यूशन डिफरेंट था, जो कि देखने में लग रहा था क्या सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, पर क्या डिफरेंस था वो भी मैंने समझाया था। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ पे वापस आते हैं, पर पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कैन बी एनीथिंग, लाइक मान लो कि 1 से लेकर के 20 तक नंबर्ड कार्ड्स हैं। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा करके कार्ड्स हैं। ठीक है, और हम लोग दो इवेंट का बात करें, से वन है मल्टीपल ऑफ 4, नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, और E2 जो है वो है कि इवन नंबर, मतलब जो 20 कार्ड्स है उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, दोस कार्ड्स आर नंबर्ड लाइक दिस। तो सैंपल स्पेस तो यही हो जाएगा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसे करके अगर 20 तक लिखते जाएं। ठीक है, तो दिस इज द सैंपल स्पेस एंड वी नो यहाँ पे क्यों। और तब बात एक चीज और आता है कि कार्ड निकाल कितना रहे हैं, कि आप तो बोल दिए इवेंट कौन सा है, ये बोल दिए 1 से 20 तक नंबर कार्ड है, ये भी बोल दिए, पर कितना कार्ड निकालना है। अगर एक कार्ड निकालेंगे तो देयर विल बी डिफरेंट सिनेरियो, दो कार्ड निकाले तो सैंपल स्पेस विल डिफर, सिनेरियो विल बी डिफरेंट। सो हम लोग यहाँ पे एक ही कार्ड निकालना है। ठीक है, 1 से 20 तक नंबर कार्ड है एंड वी आर ड्रॉइंग वन कार्ड आउट ऑफ इट। तो अगर एक ही कार्ड निकाल रहे तो ऑब्वियसली देयर विल बी 20 सैंपल स्पेस। अगर दो कार्ड निकालते तो क्या होता, 20C2 इतना सैंपल स्पेसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कितना ऑब्जेक्ट्स निकल रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर तीन कार्ड निकालते तो 20C3। ठीक है, तो इन सब चीज पे एकदम ध्यान देना। तो यहाँ देखो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम लोग बात करें इवेंट 1 का और इवेंट 2 का, लेट अस राइट फ्यू मोर इवेंट्स। इवेंट 3, event 3 is of odd number, event of getting odd number. ठीक है, एंड इवेंट 4 का बात कर लेते हैं हम लोग, से इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग एट अ टाइम कोई दो इवेंट लेकर के बात करेंगे, दो इवेंट को लेकर के उसको कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग E1 और E2 का बात करें, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, हम लोग बस रिलेशन जानना चाह रहे हैं दोनों इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ देखो E1 में क्या क्या आएगा। अगर हम लोग E1 को लिखने जाए, मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या क्या आएगा, 4 8 12 16 20, ये सब आएगा। वहीं पे अगर हम लोग E2 का बात करें तो E2 में क्या क्या आएगा, देख 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आई होप आई डिड नॉट मिस इट। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा E1 जो है दैट इज एंटायरली इनसाइड E2। देखो पूरा का पूरा E1 इज इनसाइड E2। तो अगर हम लोग इसके लिए वेन डायग्राम बनाने चाहें, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन हेल्प अस टू डिराइव फॉर्मूलाज। ठीक है, सो अगर वेन डायग्राम बनाने चाहें तो वेन डायग्राम में देखो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल 20 नंबर्स को। ठीक है, दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द 20 नंबर्ड कार्ड्स, 1 to 20 नंबर्ड कार्ड्स। ठीक है, तो देखो 1 से 20 नंबर कार्ड्स जो है रेक्टेंगल के अंदर 1 2 ऐसे सब है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा, सारा का सारा नंबर तो इवन नहीं है 1 से 20 तक, तो कुछ स्पेस इवन नंबर ऑक्यूपाई करेगा। सो दिस इज आवर E2। ठीक है, दिस इज आवर E2। और E1 जो है, E1 पूरा का पूरा इसके अंदर है। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज E1, दिस इज E1। अब यहाँ देखो इधर इस यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। किस तरह का फॉर्मूला, वो देखो हम लोग, या कुछ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। क्योंकि n ऑफ E1, देखो n ऑफ s तो सबके लिए सेम है, n ऑफ s इज 20 एंड फॉर ऑल द इवेंट्स, फॉर ऑल द इवेंट्स n ऑफ s इज 21। ठीक है, ये तो फिक्स है।
अब देखो n ऑफ E1 जो है यहाँ पे वो ऑब्वियसली n of E1 obviously is less than n of E2. ठीक है, अगर पूरा का पूरा इसके अंदर है तो ठीक है, पूरा का पूरा अगर इसके अंदर है, इसके इक्वल हो सकता है पर इससे कम ही रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर डिवाइडेड बाय n ऑफ s कर दिए, n ऑफ s तो दोनों के लिए सेम है ना, तो इट विल नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, E1 का प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, तो जब ऐसा सिनेरियो हो जहां पे एक जो इवेंट है वो पूरा का पूरा दूसरे इवेंट के इनसाइड है, या तो डायरेक्ट उसके इक्वल हो सकता है या उसके इनसाइड, तो ऑब्वियसली बात है ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 का ये ऐसा कुछ रिलेशन होगा प्रोबेबिलिटी का, दोनों की प्रोबेबिलिटी का रिलेशन ऐसा कुछ है। जब याद रखना कंडीशन क्या है कि पूरा का पूरा E1 जो है दैट इज sample space of E1 is lying entirely inside the sample space of E2। sample space नहीं, sorry I'm using the wrong term, I mean the क्या बोलते हैं outcomes favoring E1 is lying entirely inside the outcomes favoring E2। ठीक है, सैंपल स्पेस तो दोनों के लिए सेम ही है यार, ये तो ये रिलेशन आ गया। वहीं पे अगर हम लोग इस तरह का अलग अलग रिलेशन देखने को मिल सकता है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें E2 और E3 का, हम लोग बात करते हैं E2 और E3 का, फिर से ये 20 नंबर कार्ड्स ऐसा, तो E2 क्या है, इवन नंबर, तो ये रहा E2, E2 और E3 क्या है, ऑड नंबर, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, दिस इज E3। ठीक है, अब देखो अगर E1 E2 और E3 का रिलेशन देखे तो मैंने बना ही दिया, बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। देखो ना, E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, E3 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन आएगा क्या, नो, कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा बात ये है कि दिस एंटायर नंबर्स लाइक 1 to 20 जितना भी नंबर्स है, ये सारा का सारा इन दो सर्कल्स में ही आ जाएंगे, यहाँ बाहर में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बाहर में कुछ नहीं रहेगा। मतलब आइदर द नंबर विल बी इवन और द नंबर विल बी ऑड, और कोई तीसरा चांसेस है ही नहीं। ठीक है, मतलब या तो नंबर को इवन होना है तो E2 में चला जाएगा, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब इवन हो गया तो इधर चला जाएगा, और जो ऑड है वो E3 में चला जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इन दोनों क्या, अब ये 20 का 20 नंबर दोनों बॉक्स में चला गया, कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं जो यहाँ बाहर लिखा है, तो बाहर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो इस तरह का केस होता है इसको बोलते हैं, ये टर्म्स याद रखना, इसलिए कभी कभी तुम लोगों को क्वेश्चन जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा टर्म और उसे समझना होगा कि क्या इंफॉर्मेशन बोलना चाह रहा है। तो दिस आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब भी मैं ई लिखता हूँ ना यहाँ ट्राइंगल ही बनता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर दो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका दोनों का रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखो बाहर तो कुछ लाई नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, n ऑफ E2 प्लस n ऑफ E3 इज इक्वल्स टू n ऑफ s, ये आ रहा है ना रिलेशन। तो अगर हम थ्रू आउट n ऑफ s से डिवाइड कर दे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को n ऑफ s से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो n of E2 by n of s will become probability of E2।
Similarly, n of E3 by n of s will become probability of E3, and this is 1. n of s divided by n of s is 1. तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, इसका मतलब है कि दोनों के प्रोबेबिलिटी का समेशन विल बी 1. ठीक है. So two events are said to be mutually exclusive if summation of their probability is 1. ठीक है. तब इन दोनों को बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. ये सब टर्म याद रखना होगा. अब क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर दिया हुआ है कि ए एंड बी गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब समझ लेना कि अच्छा ए और बी दोनों का प्रोबेबिलिटी का समेशन जो होगा वो 1 आएगा. ठीक है. Sorry, I made a mistake here with the terms. Actually, these are not only mutually exclusive events. मैं फिर से ये पार्ट समझाता हूँ. So these are not only mutually exclusive events. Actually, these are mutually exclusive and exhaustive events. देखो, mutually exclusive and exhaustive events. ये देखो प्रोबेबिलिटी का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है हम लोगों को बस याद रखना होता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट ही बन जाएगा. ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा मैथमेटिकल रिलेशन कि भाई क्या है इसका मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं. अब दोनों में क्या डिफरेंस है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ. दिस टर्म्स दे ऑलवेज कंफ्यूज. आई मीन ये कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं भी आई मेड दैट मिस्टेक. सो एक्चुअली बात ये है, देखो ध्यान से, वेन डायग्राम से समझाऊंगा. मान लो ये ए इवेंट है और ये बी है. नाम चेंज कर दे हम लोग, ए और बी नाम लिख लिया. लेट्स गेट आउट ऑफ दैट एग्जांपल. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी निकालने जाए, यूनियन मतलब जितना भी एलिमेंट्स ए में है प्लस जितना भी एलिमेंट्स बी में होगा. आई होप यू आर रिमेम्बर सेट्स वाला कंसेप्ट. सेट मतलब जैसे मान लो अगर ए है 1 2 3 5 और बी है, ठीक है, 4 6 7 ऐसा कुछ है. तो अगर हम ए यूनियन बी निकालने जाएंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारा कुछ लिखना है एक बार करके. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब देखो क्योंकि इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है. तो देखोगे ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट्स आया होगा, 4 प्लस 3, सिंपली इन दोनों का एडिशन. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है ना. ठीक है. सो इफ दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, तब क्या हो जाता है, यूनियन निकालते वक्त सिंपली इट एड्स अप. सेम चीज यहाँ पे होगा. देखो ये ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं है ना, यहाँ पे ये जो ए है और ये जो बी है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने जाएंगे, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्यों, पहले एन ऑफ ए यूनियन बी लिख लो, कि अगर हम लोग निकालने जाए कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग दिस, क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. जस्ट नाउ आई मीन आई गिव यू एग्जांपल कि जितना एलिमेंट इसमें है, यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 4. मैं लिख ही देता हूँ, देखो इधर एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ बी कितना है 3. तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 4 प्लस 3 7. और ये क्यों आया, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं था. अगर दोनों में कुछ कॉमन रहता तब वैसा नहीं आता. जैसे फॉर एग्जांपल, वो भी मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ. मान लो कि यहाँ पे दो इवेंट लेते हैं, से ए, दो सेट्स लेते हैं, सॉरी 1 2 3 4, और बी है जो कि है से 3 4 5 6. तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करने जाए तो क्या आएगा, देखो हर एक चीज को एक एक बार लिखना है. सो 1 2 3 देखो दोनों में ही है पर लिखाएगा एक बार, 4 दोनों में ही है पर लिखाएगा एक बार, 5 6 लिख लिए. नाउ सी, एन ऑफ ए यहाँ पे 4 है, हियर एन ऑफ ए इज 4, एन ऑफ बी इज ऑल्सो 4.
but n of A union B is not 8. This is not 4 plus 4, 8. कितना है देखो, it is only 6. तो जब भी कॉमन रहेगा ना, जब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, तब डायरेक्टली ऐड अप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तब सिंपली ऐड अप हो जाएगा। और फिर से वही बात, इसको हम डिवाइडेड बाय हम लोग n ऑफ s कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि हम बार बार ये n के टर्म्स में रिलेशन लिख रहे हैं और फिर उसको n ऑफ s से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी का रिलेशन बना दे रहे हैं। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, अब से हम लोग ये स्टेप नहीं लिखा करेंगे, विल नॉट राइट दिस स्टेप, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का रिलेशन लिख दिया। तो देखो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए मैं इससे पहले बोला था ना उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नहीं एक्चुअली इट वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव वर्ड कब ऐड हो जाता है वो बता रहा हूँ। देखो तो अगर यूनियन का वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equivalent to probability of A plus probability of B, then we call it mutually exclusive events। और इसी का स्पेशल केस कि अगर probability of A union B जो है वो तो यही रहेगा, लेकिन अगर ये इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब कि और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं आउटसाइड, जैसे हम लोग इससे पहले वाला केस एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे देखो E2 और E3 का देखे थे कि इन दोनों सर्कल के बाहर, ये सर्कल और ये सर्कल, इन दोनों के बाहर कुछ एलिमेंट लाई कर ही नहीं रहा, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या हो गया, 1 आ गया। तो अगर ऐसा हो जाए और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, सो इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आल्सो। तो जब ऐसा हो जाए कि इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पर दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 आ जाए, तो इन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वर्ड भी यूज हो जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये दो ही इवेंट हो, इट कैन बी 3 आल्सो। मतलब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना, ए बी सी, ऐसा भी तो हो सकता है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों के यूनियन का वैल्यू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो दिस हम तुम लोग को दो इवेंट को लेकर के समझाए हैं, बट देयर कैन बी मल्टीपल इवेंट्स आल्सो, 3 इवेंट्स, 4 इवेंट्स, 5 इवेंट्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस याद रखना और ये टर्म याद रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, जब दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब दोनों के प्रोबेबिलिटी का जो समेशन होगा दैट विल गिव अस द यूनियन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। दोनों इवेंट्स का यूनियन फाइंड करके अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो सिंपली दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, ठीक है, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। और अगर वही समेशन 1 के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टेड खत्म हो गया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है, वही दोनों मिलके पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। देन विल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टेड। तो ये टर्म्स से कंफ्यूज मत हो जाना। देखो आई माय सेल्फ मेड मिस्टेक हियर, भूल गया था, इतना दिन से थ्योरेटिकल चीज है, सब कोई नहीं इतना याद रहेगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा यार, else you will also make mistake। तो ये अब बेसिकली ये जो है ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ, दिस आर बेसिकली थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब कि मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे देखो एक ही एक्सपेरिमेंट का ये सारा आउटकम्स मतलब इवेंट्स था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि कार्ड को ड्रॉ करना, 1 से 20 तक नंबर कार्ड है, ठीक है, और उसमें से एक कार्ड निकालना। दिस वाज माय एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट इज दिस। और इवेंट्स इसमें से हम लोग ले रहे थे कि इवन नंबर होना, ऑड नंबर होना, व्हाटएवर। तो यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट्स थे, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के हैं ये सब, ठीक है। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक ही था, एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर का अलग अलग इवेंट्स ये सब था, तब ये थ्योरम्स एप्लीकेबल है। अब वहीं पे अगर मान लो कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो, एक हो कि हम लोग डाइस को मतलब ये ऐसे कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा है कि डाइस को रोल कर रहे हैं, तो अब ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गए, दे आर नॉट सेम। तो हम लोग ये सेम थ्योरम्स को यहाँ पे इनके इवेंट्स में अप्लाई कर नहीं सकते मे बी,
तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग ये जो जितना भी थ्योरम्स लिखे हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या थ्योरम्स लिखे हैं, पहला तो वो लिखे थे कि अगर वो कंप्लीटली इनसाइड हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग कौन कौन सा लिखे हैं, और ये एक्सक्लूसिव वाला लिखे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी इज फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट, ए एंड बी आर टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। और फिर क्या लिखे कि अगर ये इक्वल्स टू 1 हो गया तो फिर उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलेंगे, ठीक है। नाउ इट कैन बी फॉर एन डिफरेंट इवेंट्स आल्सो, लाइक जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही इवेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ an तक is probability of a1 union a2 union an, ऐसा मतलब ये सेम चीज, ठीक है। नॉट ओनली फॉर टू इवेंट्स, इट कैन बी फॉर मल्टीपल इवेंट्स। तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो अभी हम लोग जितना भी थ्योरम्स लिख रहे हैं वो हम लोग लिख रहे हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट से अगर अलग अलग इवेंट्स हैं तो। अब देखो वेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है जब दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन हो, जैसे हम लोग ये एग्जांपल लिए थे, दिस एग्जांपल, यहाँ पे देखो 3 और 4 कॉमन था ना, तो अब यहाँ पे यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग पहले एग्जांपल के साथ डील कर लेते हैं एंड देन विल डील विद दैट वेन डायग्राम एंड जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन लिखने पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को देखें तो A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आएगा, इंटरसेक्शन मींस जो कॉमन हो। तो यहाँ पे A और B में कॉमन क्या है, 3,4, तो 3 और 4 आएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, जो चीज कॉमन है हम लोग जब सिंपली एड अप करेंगे, n ऑफ A और n ऑफ B को एड अप कर रहे हैं, देखो यहाँ पे n ऑफ A प्लस n ऑफ B अगर हम लोग करने जाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 8 आ जा रहा है, विच इज नॉट n ऑफ A यूनियन B। यहाँ पे n ऑफ A यूनियन B कितना है, इट इज नॉट 8, और ये है कितना, देखो यहाँ पे काउंट करके लिख लेते हैं। इफ वी काउंट इट, इट इज 1 2 3 4 5 6, तो 6, ठीक है। अब 4 प्लस 4 6 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सवाल। तो भाई ये n ऑफ A प्लस n ऑफ B ज्यादा कैसे आ गया, ज्यादा इसलिए आ गया बिकॉज दो एलिमेंट कॉमन था। हम लोग क्या किए, इन एलिमेंट्स को लिख तो एक बार रहे हैं पर ऐड दो बार कर रहे हैं कि नहीं। जब n ऑफ A लिख रहे हैं तब भी ये दोनों है, और जब n ऑफ B लिख रहे हैं तब भी ये दोनों है। तो जब A यूनियन B लिख रहे हैं तब हम इसको लिखे तो एक ही बार है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मतलब n ऑफ A को और n ऑफ B को अगर हम ऐड करें तो हम इसको दो बार ऐड कर ले रहे हैं, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा। ये जो इंटरसेक्शन जो है, जितना यहाँ पे अगर हम n ऑफ A इंटरसेक्शन B देखें तो कितना तो है, दो एलिमेंट है ना, तो ये दो एलिमेंट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड अप हो जा रहा है, दो बार ऐड हो जा रहा है। इनको एक ही बार ऐड करना था पर हम लोग दो बार ऐड कर ले हैं, एक बार n ऑफ A में भी और एक बार n ऑफ B में भी। तो भाई दो बार तो ऐड करना नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार हटा देंगे। तो अगर हम 4 प्लस 4 से ये 2 को माइनस कर दें, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है उसको अगर माइनस कर दें, तब देखो ये यूनियन वाला एलिमेंट मिल जाएगा, तब यूनियन वाला मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या रिलेशन यहाँ पे डिराइव कर पा रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन हम लोग ये डिराइव किए हैं कि अगर हमको n ऑफ A यूनियन B चाहिए तो इट विल बी n ऑफ A प्लस n ऑफ B। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो A इंटरसेक्शन B वाला है वो दोनों बार ऐड हो गया, उसको एक बार हटाना पड़ेगा, तो एक बार उसको हटा दो, ठीक है। मतलब ये इंटरसेक्शन वाला चीज देखो, समझो खुद से फॉर्मूला को, तो ये सब कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, खुद से बना रहे हैं, तुम लोग खुद से लिख सकते हो ना, ये ऑब्जर्वेशंस। ये जो A इंटरसेक्शन B है वो तो इधर भी प्रेजेंट है और B में भी प्रेजेंट है, तो हम जब ऐड किए तो हम दोनों दो बार उसको ऐड कर लिए, पर हमको चाहिए एक ही बार, तो एक बार माइनस कर देंगे। अगर कोई चीज मेरे पास दो बार आ गया है तो एक बार हटा देंगे, तो भी वो एक बार बचेगा, तो एक बार हटा दिए, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ यूनियन बी एंड जब कॉमन एलिमेंट्स हो तब ये रिलेशन आता है। तो देखो ये सेम रिलेशन प्रोबेबिलिटी में भी फॉलो होता है कि अगर दो ऐसा इवेंट है, ये A
और ये बी, और इन दोनों में कुछ कॉमन, ये जो कॉमन वाला रीजन है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पर इससे हुआ क्या, ये जो शेडेड रीजन है दो बार ऐड हो गया, ये ए में भी इंक्लूडेड है इसलिए एक बार ऐड हुआ, और बी में भी इंक्लूडेड है इसलिए दो बार ऐड हो गया, तो एक बार उसको हटा दो। तो ये अगला थ्योरम है, ठीक है। वो एक्सक्लूसिव वाला एक थ्योरम था, ये एक थ्योरम है, पर ये सारा थ्योरम्स कब के लिए है, जब कोई एक एक्सपेरिमेंट का मल्टीपल इवेंट्स की बात कर रहे हो तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ और पॉइंट्स याद रख लो तो बहुत हेल्पफुल होगा, आई मीन लाइक फॉर्मूलाज ड्राइव करने में। जैसे ये जो रीजन है, ओनली दिस रीजन, लेट मी शेड इट विथ सम डिफरेंट कलर, रेड कलर से शेड कर, ठीक है। और एक और कोई रीजन को सेट करते हैं, मतलब उसको कौन से कलर से, ब्लू से करते हैं, ठीक है। सो वी हैव थ्री रीजन्स हियर, मतलब मेनली इन तीन के बारे में बात है, ऐसे बहुत सारे इसके बाहर भी रीजन है। तो अगर हम लोग रेड वाले का बात करें, अगर हम लोग रेड वाले का बात करें तो रेड वाले रीजन को हम a माइनस बी भी बोल सकते हैं। देखो इसमें मीनिंग यही होता है, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a में से b को निकाल देना, ठीक है। अब नंबर्स में देखो 5 माइनस 7 इज माइनस 2, नेगेटिव में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर b में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो इस तरफ है उसके बारे में नहीं सोचना, जो खाली कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा देना। So a माइनस बी मतलब हो गया a माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो a माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि हम अल्टीमेटली हटा तो खाली इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ही रहे हैं, ओनली दिस रेड पोर्शन इज a माइनस b। तो तुम ये लिखो सब एक ही बात है। तो अब इतना सारा फॉर्मूला याद तो नहीं रख सकता ना इंसान, इसलिए हम लोग इसको समझ के लॉजिकली समझ के रख ले रहे हैं कि कौन सा रीजन को क्या बोलते हैं, उसको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो ब्लू वाला रीजन है, जो ब्लू शेड किए हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे b माइनस ए, मतलब कि b में से a निकाल दिए, या फिर वही बात कि b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं करते हैं, रादर कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो कि ये a है, ये b है, हम लोग ये सब सेट्स में पढ़ चुके हो गए, फिर भी ठीक है चलो रिवीजन ही हो जाए। से ये 10 है, ये 20 है, ये 18 है, ये 50 है, हाँ। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये प्लस ये 18 प्लस 10, क्योंकि ए क्या है, ए तो पूरा का पूरा ही है ना, दिस एंटायर सर्कल इज ए, तो 28। एन ऑफ बी कितना है यहाँ पे, नाउ यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस, ठीक है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, दिस इज इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। देन यूनियन क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे अगर डायग्राम बना हुआ है तब तो बहुत इजीली बोल सकते हैं 18 प्लस 10 प्लस 20 which is say 30 48, और
Alternatively, we could have used our formula also. What? A of n of A union B will be n of A plus n of B minus n of A union A intersection B. Now values put by how n of A is 28, okay, plus n of B is 30 minus intersection is 10. देखो 30 plus 28 58 minus 10 48 सेम आया ना. ठीक है, तो अगर ऐसे डायग्राम बना के तुम लोग ऐसे लिख चुके तब तो बहुत आसान है. अभी अगर मैं बात करूं n ऑफ a माइनस बी का तो कितना है. सो सी a माइनस बी वाला रीजन इज दिस, ये रेड वाला रीजन देखो, इतना ही इतना ही. ये बाहर चला गया उसको इग्नोर करना है, जो बाहर चला गया. ठीक है, इतना ही रीजन. सो इस वैल्यू इज 18 हियर. अब इसी का फॉर्मूलाज अलग अलग डिपेंडिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है. जैसे n ऑफ a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऑफ a मतलब पूरा का पूरा a माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट. देखो n ऑफ a कितना है 28 है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 10 है. दिस इज आल्सो 18. सी इट इज मैचिंग और नॉट, इट विल डेफिनेटली मैच. तो इस तरह से सेम ही रीजन को फाइंड करने का ना बहुत सारा तरीका हो सकता है. ठीक है, बस तुमको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन को क्या बोलेंगे. एंड जो मैं रिलेशन ये n ऑफ a या n ऑफ इसके लिए लिख रहा हूँ, दिस सेम रिलेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रोबेबिलिटी आल्सो. मतलब कि यहाँ पे अगर मैं n के जगह पे p से रिप्लेस कर दूं हर एक चीज को, तो ऑब्वियस सा बात है, सिंस आई एम राइटिंग हियर वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी तो किसी का 28 नहीं हो सकता. So if I replace here by p, I will have to divide everything by n of s, but that relation will still hold good. मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन चाहे हम n के टर्म्स में लिखें चाहे p के टर्म्स में लिखें, this relation will always hold good. If n of a minus b is n of a minus n of a intersection b, तो p of a minus b will be p of a minus p of a intersection b. Keep that in mind. अच्छा, यहाँ पे n of s क्या होगा. अगर मान लो हम लोग सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट था और ऑल टोटल जो है वो सैंपल स्पेसेस है, तो यहाँ पे बताओ कि n ऑफ s क्या होगा. n ऑफ s क्या हो जाएगा, क्या होगा. सिंपली वी विल ऐड एवरीथिंग. 18 सारे रीजन्स को ऐड कर लो, प्लस ये कॉमन वाला रीजन जो है वो 10, प्लस b माइनस a वाला रीजन जो है वो 20, प्लस जो आउट साइड का रीजन, ये आउट साइड वाला रीजन कितना है इसमें 15. तो कितना हो जाएगा देखो 38 48 53 63 63. So n of s here is 63. अब किसी का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है तो n of s डिवाइड कर दो, मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मान लो यहाँ पे बोल दिया कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a क्या होगा. तो पहले हम b माइनस a वाला रीजन खोजते हैं. कौन सा रीजन है, देखो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन b माइनस a. इसमें वैल्यू कितना है 20 है. ठीक है, 20 वैल्यू है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a यहाँ पे क्या हो जाएगा. Probability of b minus a will be n of b minus a by n of s. So n of b minus a कितना है 20, out of n of s कितना है 63. It cannot be reduced further, so this is the answer. ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, बस तुमको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए एंड यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन. मतलब वेन डायग्राम अगर पता है तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, तुमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम्स को याद रखने की जरूरत नहीं. ठीक है, now see, what if there are 3 events a, b and c and they all have something in common. ऐसा कुछ, ये a, ये b और ये c. तो देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तीनों में है ना, a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है और c में भी प्रेजेंट है. तो इसीलिए इस पोर्शन का नाम क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि ये तीनों में प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट से
ये वाला पोर्शन ये ओनली बी और सी में प्रेजेंट है, कॉमन टू बी एंड सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और इधर का नाम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब खाली इस रीजन का नाम अगर लिखने जाए तो क्या हो जाएगा? देखो, ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज ए माइनस बी माइनस, मतलब ए सभी माइनस, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से तो उसको उस रीजन को क्या बोलेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग को जो करना है वो ये है, अगेन वही बात कि हम लोग को फॉर्मूला लिखना है फॉर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं डायरेक्टली पी लिख रहा हूँ, बेकार एन के टर्म से फॉर्मूला लिखेंगे फिर एन ऑफ एस से डिवाइड करके और उसको फिर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिखते हैं। तो सेम चीज देखो, तीन है ना, तीनों को ऐड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, पर इससे हुआ क्या, ध्यान से देखो, इससे हो ये गया कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है ये दो बार ऐड हो गया, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी दो बार ऐड हो गया, और ये ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी दो बार ऐड हो गया। मतलब ये तीनों पोर्शन दो दो बार ऐड हो गया। जैसे इससे पहले वाला हम लोग जब दो के लिए फॉर्मूला लिख रहे थे तो ऐसे कुछ था। तो अगर ये सब दो दो बार ऐड हो गया तो इन सबको एक एक बार माइनस कर देते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, व्हाटएवर माइनस कर दिए। तो हो गया, आंसर मिल गया। नहीं, देखो गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? अब हम लोग अगर इस पोर्शन का बात करें, देखो इस पोर्शन का बात करते हैं, तो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, अच्छा एक बात याद रखना कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट ओनली, ध्यान से देखो, नॉट ओनली दिस रेड वाला पोर्शन, नो, A इंटरसेक्शन B इज नॉट ओनली दिस पोर्शन। A इंटरसेक्शन B इज ये रेड वाला पोर्शन along with दिस रेड वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग B इंटरसेक्शन C का बात करें तो B इंटरसेक्शन C इज दिस, देखो ध्यान से देखते जाओ कहां तक जा रहा है ये पूरा, दिस एंटायर थिंग इज B इंटरसेक्शन C। ठीक है, एंड सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए जो है या ए इंटरसेक्शन सी जो है वो कौन सा है, ये पूरा दिस एंटायर, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये तीनों में ही इन्वॉल्व है। तो अब देखो क्या हो गया, हम लोग जो ये फॉर्मूला लिखे, हम लोग को हर एक रीजन एक एक बार चाहिए था, और हुआ क्या यहाँ ध्यान से, जब ए बी और सी को ऐड किए तो ये पोर्शंस एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग उसको एक एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक काम बन गया। नाउ ओनली फोकस ऑन दिस पोर्शन, ये जो तीनों में जो कॉमन है दिस पोर्शन, दिस इज कॉमन टू ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों में प्रेजेंट है ये। तो जब हम लोग ए बी और सी को ऐड किए तो तीन बार ये ऐड हो गया, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है इट गॉट एडेड थ्री टाइम्स ऐड हुआ। लेकिन ए माइनस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, जब ये तीनों को हम लोग माइनस किए हैं तो ये तीन बार सब्सट्रैक्ट भी हो गया, थ्री टाइम्स subtracted also, why? because a intersection b में भी ये आता है, b intersection c में भी ये आता है, a intersection c में भी आता है, सब में तो आ रहा है। तो जब तीन बार ऐड हुआ और तीन बार माइनस हो गया, मतलब कि अभी फिलहाल हमारे फॉर्मूला जो है इसमें वो वाला पोर्शन है ही नहीं, a intersection b intersection c वाला पोर्शन है ही नहीं। so now we will add it once and so this is the formula। तो अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना भले पॉसिबल हो ना हो, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम बना के कोई भी ऐसा थ्योरम, कोई भी ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैन बी कॉल इट फॉर्मूला, नो इट्स नॉट फॉर्मूला।
ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट याद रखना कि कैसे हम लोग ये रिलेशन फ्रेम कर रहे हैं ना, ये कंसेप्ट को याद रखो, डायग्राम बना के और किस तरह से ये रिलेशन फ्रेम कर रहे हैं। कि अगर हम लोग यूनियन निकाल रहे मतलब हर एक पोर्शन एक एक बार चाहिए, तो जो मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा उसको हटा देंगे। अब यहाँ पे हटाने के चक्कर में क्या हो गया था कि एक पोर्शन जितनी बार ऐड हुआ, ये इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है, ये 3 बार ऐड हुआ था और 3 बार ही माइनस हो गया, ये 3 बार ही माइनस हो गया, इसलिए बाद में फिर उसको एक बार ऐड करना पड़ा। ठीक है, so this is the relation when 3 events are there. So this is it, ये बस इतना ही जानना है। जब क्या बोलते हैं सेम एक्सपेरिमेंट से मल्टीपल इवेंट्स हो तो उनके बीच का रिलेशंस जो है वो इस तरह से ही कुछ हो सकता है। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हम लोगों का। हाँ, बस याद रखना ये क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग तो क्या ध्यान देना है कि अच्छा सेम एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल इवेंट्स हैं ये, अगर हाँ तो ठीक है, अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आए हैं तब नहीं भाई, तब इन सब के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अभी देखो we'll talk about something called odds in favor and odds against। ये दो चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो ये दो एग्जांपल, मतलब ये दो चीज को समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल लूंगा, सपोज कि ऐसा कोई टारगेट शूटिंग वाला बॉक्स बना हुआ है ऐसा, ठीक है, बताइए तुम लोग शूट, और कोई एक बंदा है ए, ये 10 टाइम्स हिट किया, 10 टाइम्स अटेम्प्ट किया और 10 में से 4 बार या सपोज 3 बार, 3 टाइम्स ही हिट्स द टारगेट, कोशिश किया 10 बार, ठीक है, और उसमें से 3 बार लग गया टारगेट पे, बाकी 7 बार फेल हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि odds in favor of A hitting the target, odds in favor of A hitting the target is 3:7। ठीक है, 3:7, 3:10 नहीं बोलेंगे, 3:7 मतलब कि 3 बार अगर वो हिट कर रहा है तो 7 बार मिस कर रहा है, ऐसे लिखते हैं, ऑड्स इन फेवर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है कि 3 बार टारगेट हिट कर रहा है तो 7 टाइम्स मिस कर रहा है। वहीं पे अगर ऑड्स अगेंस्ट लिखने जाए, ऑड्स अगेंस्ट ए हिटिंग द टारगेट, मतलब कि वो टारगेट हिट कर पाए इसके अगेंस्ट का ऑड क्या है, मतलब कि वो ना हिट कर पाए उसका ऑड हम लोग जानना चाहते हैं, 7:3। तो फेवर मतलब हो गया कि 3 बार अगर हिट कर रहा है तो 7 बार हिट नहीं कर रहा है, और अगेंस्ट मतलब हो गया कि अगर 7 टाइम्स हिट नहीं कर रहा है तो 3 बार हिट कर रहा है, मतलब कि सेम इंफॉर्मेशन को ऐसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये एग्जांपल से ये चीज समझ में आए, इससे ज़्यादा जरूरी है जानना, ज़्यादा जरूरी है जानना वो है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। अगर मान लो कि कोई ए है, उसके लिए इन फेवर है ए इज टू बी, इन फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, मतलब कि जो भी काम कर रहा है वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है देखो, 3 बार कर रहा है कितनी में से, 10 में से, 3/10 होता है ना प्रोबेबिलिटी, तो बोल सकते हैं 3/3+7, तो वही बात A/A+B, दिस इज ऑड्स इन फेवर। और अगेंस्ट अगर दिया हुआ है, अगर ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है A is to B, तब तो अच्छा ऑड्स इन फेवर में A is to B है तो करने का अगर ये है तो नहीं करने का क्या होगा, B/A+, ठीक है, मतलब N of S तो यहाँ पे A+B हो जाएगा, इन दोनों का समेशन जो होगा वो N of S हो जाएगा।
अब करने का बोल रहा है तो ए को डिवाइड करेंगे इससे, और नहीं करने का बोल रहा है तो बी को डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिमिलरली ऑड्स अगेंस्ट अगर दिया हुआ है, मैं अभी सेम लेटर्स यूज करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज कि ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है x इज टू y, तब अगर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मतलब कि a मतलब होने का, तो अब की बार y को डिवाइड करेंगे, और नहीं होने का अगर बोल रहा है तो अब x। तो याद रखना, मतलब हम लोग को ध्यान रखना है इस रेशियो में कि कौन सा है कि इतनी बार कर ले रहा है और कौन सा है कि इतनी बार नहीं कर पा रहा है। जब ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है मतलब कि ये नहीं कर रहा है तो इतनी बार कर रहा है, और जब फेवर लिखा हुआ है तो a टाइम्स कर रहा है तो b टाइम्स नहीं कर पा रहा है। Keep that in mind. And accordingly you can find this. Now suppose sometimes you may face scenario where probability is known, मतलब कि probability of a जो है वो given, this is given, बोल रहा है odds in favor find करना। odds in favor क्या होगा, तब कैसे फाइंड, जैसे मान लो कि हम एक नंबर लेके दिखाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे देखो 3/10 था ना, इसी का एग्जांपल ले लेते 3/10। हम बोले व्हाट इज द ऑड इन फेवर, तो ऑड इन फेवर तुम लोग इसको देख के तो बोल ही सकते हो कि अगर 3 बार कर रहा है तो 10 - 3 7 बार नहीं कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो 3:7 हो जाएगा ऑड इन फेवर यहाँ पे। पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जब अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और बोल रहा है कि ऑड्स इन फेवर क्या होगा, तो इट विल बी दिस, इट विल बी दिस। ठीक है, और अगर ऑड्स अगेंस्ट बोल रहा है जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर देना। अगर ऑड्स अगेंस्ट बोल रहा है तो ऑड्स इन फेवर मिल गया तो अगेंस्ट वाला तो रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर ऑड इन फेवर 3:7 है तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा 7:3। कोई बात है, बस एक को याद रखो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल को अगर फॉलो करें तो क्या हो जाता, 3/10 डिवाइडेड बाय 1 - 3/10, क्योंकि अगर हैपनिंग का 3/10 है तो नॉट हैपनिंग का 1 - 3/10 हो जाएगा। ओह सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक हियर, सॉरी सॉरी। 1 माइनस ये, हाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ अब सही है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा मेरे को लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मैंने दोनों मिक्स करके लिख दिया, सॉरी। मेक दिस करेक्शन। देखो क्या हो जाएगा, 3/10 डिवाइडेड बाय, ये माइनस करोगे तो आएगा 7/10, so this 10 got cancelled, 3:7, odds in favor। ठीक है, तो odds in favor ऐसे फाइंड